नमस्कार। मैं डॉक्टर सबिता चौधरी, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज के ई व्याख्यान में हम चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का अभियान पढ़ने वाले हैं। आप जानते हैं कि दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़, रणथंभौर और जालोर, राजस्थान के 3 महत्वपूर्ण अभियान किए, जो न केवल दिल्ली सल्तनत के इतिहास में वरन राजपूताना के इतिहास में तो महत्व रखते ही हैं। राजपूताना के इतिहास में महत्व इसलिए रखते हैं क्योंकि राजपूतों ने संघर्ष के जो उदाहरण उत्पन्न किए वह बिल्कुल राजपूती संस्कृति के अनुरूप थे और जुझारू होने का अपना प्रभाव उन्होंने इतिहास में छोड़ा। दिल्ली सल्तनत और अलाउद्दीन खिलजी के लिए महत्वपूर्ण इसलिए थे कि क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी विश्व विजय का स्वप्न देखता था और विश्व विजय से पहले उसने भारत को विजित करना चाहा। राजस्थान में उसने महत्वपूर्ण और सुदृढ़ दुर्गों को अपने अधीन करना चाहा। इन दुर्गों को जीतने में उसे जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उन कठिनाइयों के मद्देनजर उसने राजपूताना के जिन राज्यों के खिलाफ उसने अभियान किए, उनको स्थायी रूप से अपने साम्राज्य में मिलाने का विचार त्याग दिया। तात्पर्य यह है कि वह केवल किलों पर अधिकार करके संतुष्ट हो गया। प्रशासनिक नियंत्रण अपना इन राज्यों पर स्थापित नहीं किया। यह एक तरह से धर्म विजय की नीति कहलाती है, जबकि किसी राज्य में प्रशासन उसी सत्ता का रहने दिया जाता है जो वहां पर राज्य कर रही होती है। केवल वो अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और जिन महत्वपूर्ण स्थानों पर विजेता शक्ति नियंत्रण स्थापित करना चाहती है, उन पर नियंत्रण करने के अलावा शेष क्षेत्र तत्कालीन सत्ता के विवेक पर छोड़ दिया जाता है। आज हम चित्तौड़ का अभियान पढ़ने वाले हैं। चित्तौड़ में इस समय राजपूतों की गुहिलोत शाखा राज्य कर रही थी। गुहिलोत अथवा गुहिल नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये गुह अथवा गुहदत्त के वंशज थे। गुह अथवा गुहदत्त अथवा गुहिल इनका प्रथम पुरुष था। गुह अथवा गुहदत्त का समय 5वीं अथवा 6वीं शताब्दी माना जाता है और इस प्रकार राजस्थान का गुहिलोत या गुहिल राजवंश को राजस्थान का सबसे पुरातन राजपूत राजवंश होने का गौरव प्राप्त है। नागदा इनकी राजधानी थी। बाद में आहड़ को भी इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। 8वीं शताब्दी में बप्पा अथवा बापा रावल ने मौर्यों से चित्तौड़ को जीत लिया और चित्तौड़ का नगर भी गुहिलों के अधिकार में आ गया। ये गुहिल अपने विकास के प्रारंभिक दौर में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए गुजरात के सोलंकियों, मालवा के परमारों और अजमेर के चौहानों से जूझते रहे। कभी ये उनके अधीन चले जाते थे। इनके महत्वपूर्ण केंद्र नागदा, आहड़, चित्तौड़ इन राजपूत शासकों के अधिकार में चले जाते थे। कभी ये उन्हें पुनः प्राप्त करने में सफल हो जाते थे। अंतिम रूप से 13वीं शताब्दी में मेवाड़ के शासक राव जैत्र सिंह ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया और तब से चित्तौड़ इनकी राजधानी बना रहा। यह राजस्थान के नक्शे में आप चित्तौड़ के किले की स्थिति देख सकते हैं। यह है राजस्थान के
चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। यह गिरि दुर्ग है, राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है और इसकी जो प्रसिद्धि है राजपूत शौर्य को लेकर, महिलाओं के बलिदान को लेकर, पद्मिनी और पन्नाधाय की के त्याग को लेकर, गोरा बादल, जयमल और फत्ता, रतन सिंह इत्यादि के बलिदान को लेकर इस किले की जो प्रसिद्धि है उसके कारण एक कहावत लोकप्रिय हो गई है, गढ़ तो चित्तौड़ और सब गढ़ेया। इस गढ़ का निर्माण 7वीं शताब्दी में मौर्य वंशी राजा मान अथवा चित्रांगद अथवा चित्रांग ने कराया था। चित्रांग अथवा चित्रांगद के नाम पर इस किले को चित्रकूट भी कहा जाता है। यह है रणथंभौर के किले का नजरिया है। आप देख सकते हैं कि बड़ा भव्य और विस्तृत नजर आ रहा है। चित्तौड़ का दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध कब स्थापित हुआ और किस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ पर आक्रमण करने की प्रेरणा मिली और उस आक्रमण के फलस्वरूप क्या परिणाम निकले, इन सब बातों का अध्ययन हम इस व्याख्यान में करने वाले हैं। सबसे पहले इल्तुतमिश के समय चित्तौड़ पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों द्वारा आक्रमण हुआ। उस समय जैत्र सिंह यहाँ का राजा था। जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश को भागने पर मजबूर किया और बड़े ही रोचक तरीके से जयसिंह सूरी के द्वारा इस अभियान और पलायन को हमीर मद मर्दन में रेखांकित किया गया है। हमीर मद मर्दन मतलब हमीर के मान का मर्दन करना। हमीर शब्द अमीर का अपभ्रंश है। अमीर शब्द इल्तुतमिश के लिए आया है, यानी किस प्रकार से राजपूत शासकों के द्वारा इल्तुतमिश के मान का मर्दन कर दिया गया, घमंड को तोड़ डाला गया। दूसरा आक्रमण नासिरुद्दीन महमूद शाह के समय में हुआ, जबकि जैत्र सिंह के शासनकाल का आखिरी समय था और जैत्र सिंह पुनः अपने राज्य को बचाने में सफल हुआ। बलबन, जबकि वह नासिरुद्दीन महमूद का नायब था, उसने 2 बार चित्तौड़ पर आक्रमण किया, जबकि चित्तौड़ का शासक जैत्र सिंह के बाद तेज सिंह बन गया था, लेकिन किले पर अधिकार करने में सफल नहीं हुआ। जब अलाउद्दीन शासक बना और उसने भारत विजय की योजनाओं पर कार्य करना प्रारंभ किया, तब 1299 ईस्वी में गुजरात के लिए प्रस्थान करने वाली उसकी सेना ने मेवाड़ के शासक समर सिंह से जाने के लिए रास्ते की मांग की। समर सिंह ने उलूग खान से पैसा लेकर, दंड स्वरूप पैसा लेकर उसे अपने राज्य में से प्रस्थान करने दिया। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी का पहला संपर्क समर सिंह के समय में चित्तौड़ के राज्य के साथ हुआ। 1301 ईस्वी में समर सिंह की मृत्यु हुई और 1301 ईस्वी में राव रतन सिंह चित्तौड़ के राणा बने। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और चित्तौड़ के किले को पहली बार विजित किया गया दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा। यह मुख्य विषय वस्तु है इस संपूर्ण प्रकरण की, यह जानना कि अलाउद्दीन खिलजी और राव रतन सिंह के बीच में इस संघर्ष के क्या कारण थे, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने अभियान किया और विजय प्राप्त की। आप जानते हैं कि विश्व विजय उसका सपना था। सिकंदर सानी की उपाधि उसने धारण की थी। इसलिए भारत के महत्वपूर्ण राज्यों, भारत के महत्वपूर्ण किलों को जीतना उसकी साम्राज्यवादी नीति का सबसे महत्वपूर्ण अंग था। इस समय राजस्थान में जो महत्वपूर्ण किले थे वो रणथंभौर, चित्तौड़ और
जालोर के किले थे। 1301 ईस्वी में वह रणथंभौर के किले को तो जीत ही चुका था। अब उसका दूसरा अभियान चित्तौड़ के किले पर हुआ। चित्तौड़ का जो राजवंश था वह इस समय यानी खास तौर से चौहानों के पतन के पश्चात शक्तिशाली हो गया था और राजपूत राजवंशों में उसने एक प्रतिष्ठाजनक स्थान प्राप्त कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के इस राजवंश की प्रतिष्ठा को समाप्त करना चाहता था। वह तब हो सकती थी जबकि वह लड़ाई के मैदान में उन्हें परास्त कर देता। यह अभियान और राजपूतों की पराजय इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती थी क्योंकि चित्तौड़ का किला प्रकट तौर पर अजेय था। आप देख रहे हैं कि अब तक चित्तौड़ का किला किसी भी आक्रमण के दौरान जीता नहीं जा सका था। चित्तौड़ राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में स्थित है। चित्तौड़ से गुजरात, चित्तौड़ से मालवा और चित्तौड़ से दक्षिणी भारत को रास्ते मार्ग निकलते थे। यह मार्ग सेना के प्रयाण के लिए भी आवश्यक होते थे और व्यापार के लिए भी आवश्यक होते थे। यहाँ से न केवल गुजरात के समुद्र तट पर व्यापारिक मार्ग जाते थे मेवाड़ की भूमि से, वरन आगे चलकर दक्षिण भारत को भी ये मार्ग जाते थे। इसलिए उत्तर भारत का मालवा, गुजरात और दक्षिण भारत के साथ सामरिक और व्यापारिक संबंध बनाने और व्यापार को बनाए रखने और मालवा अथवा गुजरात अथवा दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की जाने वाली विजयों के लिए चित्तौड़ को एक चौकी बनाने और उस चौकी से यहाँ पर नियंत्रण स्थापित करने में अलाउद्दीन को बड़ी सहायता मिलती। इस तरह से सामरिक और व्यापारिक कारणों से चित्तौड़ के किले का बड़ा महत्व था और किसी साम्राज्यवादी शासक को ऐसे किलों की हमेशा आवश्यकता होती है। इसलिए साम्राज्यवादी शासक हमेशा व्यावहारिक कारणों को लेकर ही अभियान करते हैं, हालांकि उसमें कुछ दूसरे छोटे कारण भी शामिल हो सकते हैं। वह कथानक जो कि अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान में सबसे अधिक लोकप्रिय है वह पद्मिनी का कथानक है और ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह की अप्रतिम सुंदरी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए यह अभियान किया था। पद्मिनी के कथानक का उल्लेख जिस ग्रंथ से लोकप्रिय हुआ वह मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत था। पद्मावत की रचना 1540 में की गई थी। आप देख रहे हैं कि यह अभियान 1303 ईस्वी में हो रहा है। पद्मावत से पद्मिनी का कथानक और अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ का अभियान एक रोमांचक घटना के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी से लेकर आगे आने वाले कुछ साहित्यकारों और इतिहासकारों ने भी इस कथानक को अपने ग्रंथों में जगह दी है। नैणसीरी ख्यात में मोहनोत नैणसी ने, अबुल फजल ने आईने अकबरी में, कासिम फरिश्ता ने तारीख ए फरिश्ता में और कर्नल जेम्स टोड ने एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में इस आख्यान को जगह दी है। यानी इतने इतिहासकार इस कथानक को सत्य मानते हैं और अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के पीछे मुख्य प्रेरणा पद्मिनी को मानते हैं। आप में से प्रत्येक पद्मिनी का कथानक जानते होंगे। इसके बारे में हम संक्षिप्त में बात कर लें। वह कथानक इस प्रकार है कि हीरामन नाम के एक तोते ने, जो कि सिंघल देश के राजा का तोता था, ने जो कि किसी कारण से अपने पिंजरे से उड़ गया, बेच दिया गया रतन सिंह को और रतन सिंह को उसने
रानी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया। रतन सिंह रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए श्रीलंका सिंघल देश गया, 12 वर्षों तक तपस्या की और पद्मिनी से विवाह करके अपने देश को आया। रतन सिंह की सेना में राघव चेतन नामक एक ब्राह्मण सैनिक था, जो कि जादू टोना करने वाला था। जब उसके बारे में रतन सिंह को पता पड़ा कि वह अवांछित गतिविधियों में संलग्न है, तो उसने राघव चेतन को अपने सेना से और दरबार से निकाल दिया। लेकिन इससे पहले किसी कारणवश राघव चेतन पद्मिनी को देख चुका था। बदला लेने की भावना से राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में चला गया और अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी की सुंदरता का बखान किया और उस सुंदरता का वर्णन सुनकर अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के अभियान पर निकल पड़ा। 28 जनवरी 1303 को वह अपनी राजधानी से निकला चित्तौड़ के अभियान के लिए और किले का घेरा डाल दिया। किले के अंदर राजपूतों ने मोर्चेबंदी की और किले के अंदर से अपने किले की सुरक्षा के समस्त प्रयासों में संलग्न रहे और सफलतापूर्वक किले की रक्षा करते रहे। अलाउद्दीन खिलजी को 8 महीने तक कोई सफलता नहीं मिली। हालांकि इस दौरान राजपूतों को काफी जुझारूपन संघर्ष करना पड़ा और सिसोदिया का एक सरदार सामंत सिंह अपने 7 बेटों के साथ इस सुरक्षात्मक युद्ध में मारा गया। जब 8 महीनों तक अलाउद्दीन खिलजी को समस्त प्रयासों के बावजूद किले को तोड़ने अथवा किले के अंदर प्रवेश करने अथवा किले को जीतने में मदद नहीं मिली, तब अलाउद्दीन खिलजी ने इसी समय चित्तौड़ के किले के अंदर रहने वाली जो राजपूत थे, उनकी भी रसद सामग्री समाप्त होने जा रही थी और उनके लिए भी आवश्यक था कि वह इस युद्ध का किसी न किसी प्रकार से निर्णय करें। इस प्रकार दोनों पक्षों के द्वारा एक युद्ध हुआ, खुला युद्ध हुआ, जिसमें राजपूत लड़ते हुए मारे गए। रतन सिंह बलिदान को प्राप्त हुआ। रतन सिंह की रानी पद्मिनी ने दूसरी महिलाओं के साथ जौहर किया। यह चित्तौड़ के इतिहास का प्रथम शाखा कहलाता है। जब किसी सैन्य अभियान में युद्ध होता है और जौहर भी होता है, दोनों घटनाएं जब होती हैं तो उसे शाखा कहा जाता है। चित्तौड़ के इतिहास में 2.5 शाखे हुए हैं और यह उनका पहला शाखा था। 26 अगस्त 1303 ईस्वी को किले पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। वहां पर हिंदू धर्म के मंदिरों और अन्य भवनों को नष्ट कर दिया गया। किले में रहने वाले 30,000 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने किला अपने बड़े बेटे खिज्र खान के सुपुर्द किया और खिज्र खान के नाम पर किले का नामकरण खिजराबाद कर दिया गया। अगर पद्मिनी के कथानक को देखा जाए तो वह इस प्रकार से है कि जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के अभियान के लिए निकला और वह सफलता प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ, तब उसने धोखा देने के उद्देश्य से समझौते की बातचीत चलाई और यह प्रस्ताव रखा कि चित्तौड़ और दिल्ली की सल्तनत अथवा अलाउद्दीन खिलजी और राव रतन सिंह मित्र बन जाएंगे। अतः दोनों को एक दूसरे का आतिथ्य स्वीकार करना था। जब अलाउद्दीन खिलजी राव रतन सिंह का आतिथ्य स्वीकार करने के लिए उसके महल में आए तो उसको पद्मिनी की झलक पड़ गई और उसने रतन सिंह के साथ धोखा करने का निश्चय किया। जब रतन सिंह उसके यहाँ आतिथ्य स्वीकार करने के लिए आया तो उसने रतन सिंह को बंदी बना लिया और दिल्ली लेकर आ गया। इस शर्त पर छोड़ने के लिए तैयार था कि अगर पद्मिनी उसको दे दी जाए तो वह राणा रतन सिंह को लौटा देगा। जब यह पद्मिनी को पता चला तो उसने संदेश भिजवाया कि अलाउद्दीन खिलजी की बात मान ली जाएगी
पद्मिनी 1600 पालकियों में महिलाओं के वेश में अपनी सखियों के नाम पर अस्त्र शस्त्रों से सज्जित सैनिकों को बैठाया और दिल्ली पहुंची। दिल्ली पहुंचकर उसने अलाउद्दीन खिलजी को यह संदेश भिजवाया कि वह एक बार अपने पति से मिल ले, उसके पश्चात वह अलाउद्दीन के दरबार में उपस्थित होगी। अलाउद्दीन खिलजी ने अनुमति प्रदान कर दी तो पद्मिनी के साथ आए सैनिकों ने राव रतन सिंह को छुड़ाकर पद्मिनी और रतन सिंह को चित्तौड़ के लिए रवाना कर दिया और शेष सैनिक गोरा बादल के नेतृत्व में तुर्कों की सेना से लड़ते हुए शहादत को प्राप्त हुए। आहत अलाउद्दीन खिलजी ने पुनः चित्तौड़ पर अभियान किया और इस बार समस्त राजपूत सेना अपने शासक रतन सिंह के नेतृत्व में लड़ती हुई पराजय को प्राप्त हुए, लेकिन उससे पहले पद्मिनी जौहर कर चुकी थी। यानी अलाउद्दीन खिलजी किले को तो प्राप्त कर सका लेकिन पद्मिनी को नहीं। पद्मिनी के कथानक के अनुसार चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के 2 अभियान हुए। पद्मिनी के कथानक को स्वीकार करने अथवा न करने का एक अंतहीन विवाद है। इसलिए चित्तौड़ के किले पर अलाउद्दीन खिलजी के अभियान को पढ़ते समय इसका संदर्भ तो आना आवश्यक है, क्योंकि कुछ ऐतिहासिक स्रोतों में इसका संदर्भ है, लेकिन इसको हम कथानक के रूप में ही स्वीकार करते हैं, क्योंकि पद्मिनी के कथानक को न मानने वाले इतिहासकारों का मानना है और उसके व्यावहारिक साक्ष्य भी उपलब्ध हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का केवल एक अभियान चित्तौड़ के किले पर हुआ था। पद्मावत में वर्णित अथवा दूसरे स्रोतों में वर्णित 2 अभियान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ पर नहीं किए गए थे। जो भी हो, इतना तो ऐतिहासिक सच्चाई है कि राव रतन सिंह चित्तौड़ का शासक था और पद्मिनी उसकी रानी थी। अलाउद्दीन खिलजी का मित्र और कवि अमीर खुसरो, जो कि इस अभियान में अलाउद्दीन खिलजी के साथ आया था और जिसने खजाइन उल फुतूह में अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का वर्णन किया है, रतन सिंह की रानी पद्मिनी के बारे में कुछ भी नहीं कहता है। अगर यह तर्क है, सबसे बड़ा तर्क है जो कि पद्मिनी के कथानक को खारिज करने में दिया जाता है। अगर ऐसा कोई प्रेरणा पद्मिनी को लेकर अलाउद्दीन खिलजी या अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के पीछे पद्मिनी ही सबसे बड़ी प्रेरणा होती, तो संभवतया समकालीन स्रोत में खजाइन उल फुतूह में, जो कि अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया, जो कि प्रत्यक्षदर्शी था, में अवश्य होती। यह पद्मिनी का महल है जो कि चित्तौड़ के किले में स्थित है और तालाब है। इस तालाब और महल को लेकर पद्मिनी के कथानक को सत्य मानने पर जोर दिया जाता है। ठीक है, चित्तौड़ पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया, तो राजस्थान में चित्तौड़ के किले पर भी तुर्कों की प्रभुसत्ता स्थापित हो गई। एक महत्वपूर्ण राजपूत शक्ति की पराजय हो गई और दिल्ली की सल्तनत को जो डर था कि महत्वपूर्ण राजपूत किलों के स्वतंत्र होने के कारण वो लोग कभी दिल्ली की सल्तनत पर आक्रमण कर सकते हैं और दिल्ली की सल्तनत की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, वह खतरा, काल्पनिक खतरा, टल गया। अब अलाउद्दीन खिलजी अपने दूसरे अभियान, खास तौर से दक्षिण भारत के अभियान निश्चिंत होकर कर सकता था। चित्तौड़ के किले में उसने जनधन की महान हानि करी, हिंदू धर्म और संस्कृति के अवशेषों को नष्ट कर दिया। जब अलाउद्दीन खिलजी वृद्ध हुआ और आंतरिक समस्याएं उत्पन्न हुई, तब उसने खिज्र खान को दिल्ली बुला लिया और रणथंभौर का किला जालौर के चौहान शासक कान्हड़ देव के भाई मालदेव सोनगरा को दे दिया गया। यह मालदेव सोनगरा चित्तौड़ के शासकों का भी संबंधी था और इस प्रकार से एक राजपूत शाखा का
दूसरी राजपूत शाखा के ऊपर आधिपत्य स्थापित हो गया। मालदेव सोनगरा 1320 ईस्वी तक राज्य करता रहा, जबकि जबकि चित्तौड़ के राजपूतों की सिसोदिया शाखा प्रयत्न कर रही थी कि किस प्रकार वो अपने किले को वापस ले पाती है। सिसोदिया शाखा का हमीर बराबर इस प्रयत्न में लगा हुआ था कि वह किस प्रकार अपने राज्य को प्राप्त करे, और उसने मालदेव सोनगरा की बेटी से विवाह कर लिया था, और मालदेव सोनगरा ने काफी बड़ा क्षेत्र हमीर को दहेज में दे दिया था। जब मालदेव सोनगरा की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र जैसा चित्तौड़ का मालिक बना, चित्तौड़ का अधिपति बना, तब हमीर देव ने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ के किले पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार से चित्तौड़ के गुहिल राजवंश की ही दूसरी शाखा, जो अपने गांव अथवा जागीर सिसोदा के नाम पर सिसोदिया कहलाई, का चित्तौड़ पर आधिपत्य स्थापित हुआ और यहाँ के शासक राणा अथवा महाराणा की उपाधि धारण करते रहे। यह पुराने शासकों की उपाधि से भिन्न था, जबकि वो राव अथवा रावल की उपाधि धारण किया करते थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि राजपूतों की पराजय के क्या कारण थे, जबकि आप देखते हैं कि चित्तौड़ के किले को अजेय माना जाता था। अलाउद्दीन खिलजी इस किले को विजित करने में सफल हुआ। वह कारण यह है कि दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्य का मालिक था, जिसकी शक्ति और संसाधनों की कोई सीमा नहीं थी। अलाउद्दीन खिलजी के पास पर्याप्त बड़ी स्थायी सेना थी, जो उसके लिए युद्धों में विजय प्राप्त करती थी। इधर राजपूत शासक अगर अकेले लड़ते तो उनकी शक्ति अलाउद्दीन खिलजी की शक्ति के सामने नगण्य थी, और राजपूतों की यह परंपरा थी कि उनका आपसी मिथ्या अभिमान उनको एक दूसरे की मदद करने से रोकता था। आप देखते हैं कि रणथंभौर के अभियान के दौरान भी और चित्तौड़ के अभियान के दौरान भी कोई शासक, राजपूत शासक इनकी रक्षा में इनके साथ खड़ा नहीं हुआ। किलों से लड़े जाने वाले युद्धों की एक महत्वपूर्ण खामी यह होती थी कि जब घेरा लंबा चलता था तो किले के अंदर खाद्य सामग्री की कमी हो जाती थी। जब खाद्य सामग्री की कमी हो जाती थी तो सेना को, राजपूत सेना को किले के दरवाजे खोलकर शत्रु से युद्ध करना पड़ता था, और उस युद्ध में वो हार जाते थे। जब राजपूत युद्ध करते थे तो धर्म युद्ध के नियमों का पालन करते थे। तुर्क ऐसा बिल्कुल नहीं करते थे। वह शत्रु सेना को धोखा देने में बिल्कुल नहीं हिचकते थे। राजपूत शासकों को अपने मंत्रियों अथवा सेनापतियों की तरफ से धोखा मिलने में, राजपूतों के मंत्री अथवा उनके सेनापति उन्हें धोखा देने में बड़ी आसानी से धोखा दे डालते थे, जैसा कि रणथंभौर के अभियान में हमने देखा। और अपने ही सेना के विश्वासघात के कारण राजपूत शासक हार जाया करते थे। जब विदेशी आक्रमण होता और किले का घेरा डलता तो शहर के नागरिक भी सुरक्षा के लिए किले में इकट्ठे हो जाते थे, और इतने लोगों के लिए खाद्य सामग्री और दूसरे संसाधनों का लंबे समय तक चल पाना संभव नहीं होता था, और अल्टीमेटली उनको किले के द्वार खोलकर लड़ना पड़ता था और उसमें वो हार जाते थे। तो राजपूतों की पराजय में उनके कुछ आंतरिक खामियां उत्तरदायी होती थी, लेकिन यह अवश्य है कि जुझारूपन और संघर्ष और बलिदान की तथा जौहर की जिन परंपराओं को उन्होंने स्थापित किया, उन्होंने ही राजपूतों को इतिहास में अमर किया है। धन्यवाद।